नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें निबंध कैसे लिखना है, उसकी अप्रोच क्या रखनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विकसित भारत 2047 जो हमारा ऐसे का टॉपिक है 50 मार्क्स वाले में, उसकी हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हम ये इस पे देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कोई सा भी टॉपिक पिक कैसे करना है, कि आपको उसके कितने एंगल आने चाहिए, कितने डायमेंशन आने चाहिए, उसका इंट्रो क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको लेकर के आया हूँ, जो एक आपके लिए 2025 का मेंस होने वाला है। आप उसमें हुबहू ये आप लिख के आ जाना, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि विकसित भारत 2047 जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जानना है कि उसका इंट्रो क्या हो, उसकी बॉडी क्या हो, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो इंट्रो है, आप दो एक आप इसको देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लेना इसको आप, ये इंट्रो क्या बोल रहा है, और इसी को ही आप छाप के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो ये इंट्रो ये बोल रहा था कि इंट्रो ये बोल रहा था कि 1920 में, जब 1920 का जो दशक था हमारा, है ना, तो उसमें क्या था, भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय जागरण, स्वतंत्रता संघर्ष निर्णायक काल था। और 1920-22 में जो हमने क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया, तो जन जन में स्वराज की चेतना जागी। फिर 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो औपनिवेशिक शासन की नींव को चुनौती दी। फिर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो स्वतंत्रता के संकल्प को क्या किया गया, अंतिम रूप दिया गया। ये सब चीजें हुई। इसके बाद क्या हुआ, आज लगभग एक शताब्दी बाद 2020 का दशक भारत के लिए एक नए राष्ट्रीय अभियान का काल बनकर आया है। और इस बार संघर्ष किसी विदेशी शासन से मुक्ति का नहीं, बल्कि गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, जलवायु संकट, इन सब चीजों से है, साथ ही तकनीकी निर्भरता से। तो हमें क्या करना है, इनसे मुक्त होकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, जो जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं, समृद्ध, आत्मनिर्भर, विकसित राष्ट्र बनने का है। ठीक है, यदि 47 का भारत स्वतंत्र भारत का स्वप्न था, तो 2047 का भारत विकसित भारत का संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जिसे सरकार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक प्रयास ही साकार कर सकता है। ये आपको भूमिका लिखनी है। इसकी मैं आपको एक समरी वे में अभी पीपीटी भी दे दूंगा, तो आपको इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसका हम टेलीग्राम, पिनाका स्टडी सर्कल के टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। अगली स्लाइड आप देखिए, तो आप देखेंगे उसमें कि हम क्या देख रहे थे, जो अभी मैंने आपको पीछे इंट्रो बताया था, उसी का यहाँ पे एक समरी लिखा हुआ है कि कैसे हम 1920 के समय पे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो, ये सब 1920 के बाद शुरू हुए। फिर 2020 को आप 100 साल बाद ये देखिए कि यहाँ हम औपनिवेशिक शासन से नहीं लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, अशिक्षा से लड़ रहे हैं, असमानता से लड़ रहे हैं, और जलवायु संकट से लड़ रहे हैं। तो वहां पे जो चुनौतियां थी अंग्रेज, ठीक है, यहाँ पे क्या चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, जलवायु संकट, इनसे लड़के हम क्या करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि इंट्रो हमें क्या लिखना है। तो ये इंट्रो प्रभावी इंट्रो है। आप जो पीछे ये इंट्रो है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, समराइज वे में आप इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जब हम भूमिका कर लेंगे, भूमिका समझ गए, तो हमें देखना है कि इसको नीति आयोग ने दिया। ठीक है, मतलब इसका जो पूरा मॉडल है नीति आयोग बनाएगा, मोदी जी ने इसको लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसको नीति आयोग ने जो अपने 5P मॉडल है कि कैसे कैसे हम विकसित भारत बनाएंगे, इन सब के थ्रू नीति आयोग ने समझाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले उसमें नीति आयोग ने बोला कि एक पर्पस होगा, 5P है तो एक पर्पस, फिर पीपल, फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर प्लेनेट, और फिर पार्टिसिपेशन। ये 5 चीजें होंगी। तो इन 5 चीजों में आप उद्देश्य देखेंगे क्या है कि 2047 तक हमको विश्व का अग्रणी समृद्ध राष्ट्र बनाना है, साथ ही स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा और दीर्घकालिक नीतिगत प्रतिबद्धता हासिल करनी है। इसके बाद जो पीपल वाला सेक्शन है, उसमें मानव विकास, तो उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, अब सब राज्यों में धीरे धीरे लागू होने लगी है। इसके बाद सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, मानव पूंजी ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें हम उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, जॉब क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। इसके अलावा ये आगे लक्ष्य और समझेंगे। फिर प्लेनेट को अच्छा बनाना, सतत विकास करना है, SDG गोल जितने भी 1 से लेकर 17 तक, उनको हासिल करना है। फिर पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी से ही सब कुछ होगा, तो सबका प्रयास, सबका साथ,
सबका विश्वास, इस तरीके कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। तो नीति आयोग का जो 5P मॉडल है, इसमें जो 5P है, पर्पस, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पार्टिसिपेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि नीति आयोग ने ये जो 5P दिए हैं, इसको हमें इसी सीक्वेंस में अच्छे से लिखना है, और उसके बीच में जो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सबको आपको ध्यान से लिखना है। अब हम 2047 में जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपने सोचा कि यार मैं क्या कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो कुछ प्लान होगा ना कि मैं ये करूंगा, मतलब कि घूमने जाऊंगा, फॉरेन घूमने जाऊंगा, या इंडिया में घूमूंगा तो नेचुरल जगह घूमूंगा, कि एडवेंचर करने जाऊंगा, या मैं बाइक खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, जो भी सपने होंगे आपके। तो ऐसे ही एक देश जो सपना देखा, देश के लिए जो सपना देखा गया कि 2047 में हम ये बनेंगे, तो उसके भी कुछ क्या होंगे, लक्ष्य होंगे। तो उसके लक्ष्य में दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। एक हम उसको बांट सकते हैं इकोनॉमिकल, और एक सोशल बांट सकते हैं। इकोनॉमिकल वाले में आप देखिए कि किसी भी देश की जो समृद्धि है, उसको अगर आर्थिक रूप से हम देखने जाएं, कि आर्थिक रूप से अगर हम देखें कि कितना समृद्ध है, या समृद्धता को आर्थिक नजरिए से देखें, तो हम देखते हैं कि उसका जीडीपी का साइज कितना है। तो हम जो है 2047 तक अपनी जो जीडीपी है उसको $30 ट्रिलियन करने चाह रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है। इसके बाद हम जो जीडीपी ग्रोथ है, वो 10% की जीडीपी वृद्धि दर, हम ये लक्ष्य रखा गया है कि 10% की हमको जीडीपी वृद्धि दर हर साल चाहिए। 10% जीडीपी नहीं, मतलब समझिए हर साल क्या होता है कि जैसे 2000 आज चल रहा है 26, अब 2000 आएगा अगले साल 27, फिर ऐसे 28, फिर 2025 भी रहा होगा कभी। तो 25 से 26 के बीच में यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमाए, यहाँ 110 रुपये कमाए, यहाँ 130 रुपये कमाए, यहाँ 150 रुपये कमाए, तो जो इनके बीच ग्रोथ है वो हमको बढ़ाते रहनी है, तो जाकर के हम $30 ट्रिलियन पहुंचेंगे। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप कहीं जॉब करते हैं तो अप्रेजल मान लीजिए आपका, उस टाइप से। तो एक लक्ष्य हो गया कि $30 ट्रिलियन की जीडीपी करनी है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य आपको क्या करना है कि 10% हमको जीडीपी वृद्धि दर हर साल एक एवरेज बना के चलने की, इतनी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए कि हम पिछले साल 100 रुपये कमाए तो अगले साल 110 रुपये कमाए, इस टाइप से। फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो हमको कितनी रखनी है, वो हमको $18,000 पर कैपिटा इनकम का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद एक्सपोर्ट करना है। अभी हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, तो हम विदेश, मतलब जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ से हम क्या करते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं। इसके अलावा और जैसे सोलर पैनल बनते हैं, तो सोलर पैनल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, कि जो जिससे सोलर पैनल बनता है उन उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो सोलर पैनल बनाने हैं तो हम डिपेंडेंसी है, तो हमें चाह रहे हैं कि हम अब आयात करने की जगह हम क्या करें, निर्यात करें। जैसे मोदी जी ने बोला है कि जॉब ढूंढने वाले की बजाय क्या बनो, जॉब देने वाला बनो। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है कि इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करना है, कि दूसरे देशों को हमें चीज़ें प्रोवाइड करानी है। तो ये हो गए इकोनॉमिकल लक्ष्य, ये चारों। इसके बाद आप देखिए कि कुछ सामाजिक और तकनीकी नेतृत्व भी हैं, कुछ लक्ष्य हैं सामाजिक, जैसे कि साक्षरता एवं स्वास्थ्य। तो 100% हमको क्या करनी है, 100% साक्षरता करनी है। अभी 74% के आसपास है, जिसको बढ़ा करके हमें कितनी करनी है, 100% लिटरेसी करनी है। इसके बाद हमें और क्या करना है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा करके 84 वर्ष करनी है, कि एक आदमी की औसत आयु कितनी हो, तो 84 वर्ष के आसपास करनी है, जो अभी 67 69 के आसपास में। इसके बाद टेक्निकल हमें क्या करना है, नेतृत्व करना है, कि हम एआई पे, दूसरे देशों पे निर्भर ना रहें। तो जैसे एआई हो गया, इस पे हमें अच्छा काम करना है। सेमीकंडक्टर, जिसके लिए गुजरात में प्लांट लगाए गए, और दूसरे स्थानों पे इसके लिए प्लांट लगाने हैं। इसके अलावा यूपीआई, जैसे यूपीआई आप इंडिया में ही नहीं, सिर्फ नेपाल में भी चलता है, और दूसरे देशों ने भी अपनाया है। फिर डिजिटल इंफ्रा और वैश्विक नेतृत्व, तो इन सब चीज़ों में हासिल करना है कि डिपेंडेंसी ना रहे, हम भी क्या करें, इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, हमारा भी देश का कोई एआई हो। इसके अलावा जलवायु लक्ष्य जो है, तो 2070 तक हमको क्या करना है, जो कार्बन एमिशन है उसको नेट जीरो पे लेकर के आना है, कि 2070 तक हमको कोई भी ऐसी चीज़ हमारी नहीं होनी चाहिए जो कार्बन एमिशन कर रही हो, तो उसको नेट जीरो में लेके आएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो ये तमाम जो लक्ष्य हैं आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपको लिख के ही आने हैं, तभी जाकर के विकसित भारत का जो ये जो आपका ऐसे तभी जस्टिफाई होगा, जब उसमें ये सब टारगेट जो नीति आयोग ने दिए हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तब तक ये ऐसे ही फुलफिल नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि हमें पहुंचना कहाँ है, लेकिन उसके लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा हमारी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2025-26 के अनुसार आप देखेंगे कि अभी हम जीडीपी करना चाह रहे हैं $30 ट्रिलियन,
पर वर्तमान में हमारी जीडीपी कितनी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, जो विश्व की अभी तेजी से बढ़ती हुई और मान लीजिए 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की। तो हम जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी हमारी कितनी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, इसको बढ़ा के हमको करना है 30 ट्रिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर उसके बाद वृद्धि दर कितनी है, हमें वहां पे रखनी है 10%, 9 से 10% के आसपास रखनी है। यहाँ अभी हमारी कितनी है, 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7.4% है, इसको बढ़ाना है। और कि हम जैसे पिछले साल 100 रुपये कमाए, अगले साल 107 रुपये 4 पैसे कमा रहे हैं, तो इसको बढ़ा के और करना है, 110 रुपये में लेके आना है। फिर उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सरकार का पैसा पेंशन में चला जाता है, सैलरी में चला जाता है, सोशल सिक्योरिटीज में जाता है, उसकी जगह हमको क्या करना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ाना है। तो इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, बिजली आएंगी, ठीक है, और इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार को वापस पैसा नहीं आता, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार को पैसा वापस आता है। तो हमें क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 12.2 लाख करोड़ है इसको और बढ़ाना है, ताकि इससे क्या होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एजुकेशन में पैसा खर्चा होगा तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। इसके अलावा हाईवेज बनेंगे, ठीक है, पोर्ट्स बनेंगे, इन सब में पैसे खर्च करने हैं। फिर जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है अभी कितना है, वो हमारा जीडीपी का ऐसा बोला गया है कि 4.3% के आसपास है। मतलब अगर हम 100 रुपये जीडीपी है, तो 4.3 मतलब ये 4 रुपये 30 पैसे जो है क्या है, कर्जा है हमारे ऊपर, इतना इतना फिजिकल डेफिसिट है। इसके बाद ये हमारी वर्तमान की स्थिति जो हमको ध्यान रखना है, कि पहली तो ये हो गई कि जीडीपी हमारी 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे है। इसके बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 7.4% है। इसके अलावा हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कितना कर रहे हैं, 12.2 लाख करोड़ कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.3% पे है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि और किस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब हम देखते हैं कि इसको विकसित बनाने वाली 6 बड़ी ताकतें कौन कौन सी हैं। कि जैसे आपने कुछ अचीव करना है, आपको मेंस 2025 निकालना है, तो इसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रेंथ होगी ना, कि आप स्वॉट एनालिसिस करते होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ क्या है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत को विकसित बना सकती हैं। जैसे आपका मेंस 2025 है, तो आपके पास अच्छी आंसर राइटिंग स्किल आपके लिए मेंस निकालने के लिए ताकतवर है। वैसे ही और भी दूसरे कंपोनेंट्स आपके पास होंगे, कि आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, किसी सब्जेक्ट में आपकी कमांड एवरेज एवरेज है, तो आप पेपर निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमें देखना है कि विकसित भारत बनाने के लिए भारत के पास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ भारत के पास है, जो उसके पास 65% जो उसकी आबादी है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है। मतलब जो उसके पास जनसांख्यिकी लाभांश है, वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कार्बल है हमारे पास। इसके बाद डिजिटल क्रांति है, तो यूपीआई हमारे पास है, ठीक है, एआई में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिनटेक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे पास है, और बहुत सारे यूनिकॉर्न जो है वो भी हमारे पास है। फिर उसके बाद ग्रीन ग्रोथ, तो हमने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन ग्रोथ मतलब 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है हमने 2030 तक कि हम हासिल कर लेंगे उसको। फिर उसके बाद हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है उस पर डिपेंडेंसी हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर अभी तक हमारे पास 100-200 गीगावाट के ऊपर ही हम रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ताकत है कि हम इतनी ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा मध्यम वर्ग है हमारे पास, जो 2050 तक 50 करोड़ प्लस मध्यम वर्ग हो जाएगा, और घरेलू मांग और उपभोक्ता का इंजन बनेगा। मतलब कि हमको किसी दूसरे देश को अपना प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा देश ही सब कुछ कंज्यूम कर सकता है, हमारी घरेलू मांग इतनी ज़्यादा है। तो यही हमारे लिए क्या बनेंगे, यही हमारे लिए उत्पादक भी बनेंगे, यही हमारे लिए उपभोक्ता ही बनेंगे। इसके बाद जब जो हमारी पांचवी चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गति। सरकार क्या कर रही है, पीएम गति शक्ति मिशन चला रही है। तो बहुत सारे जो मिशन है उनको कंसोलिडेट करके सरकार क्या कर रही है, पीएम गति शक्ति चला रही है। उसके माध्यम से क्या हो रहा है, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि ये 3 अलग अलग विभाग हैं। अब रेलवे है, अब रेलवे ट्रैक है, अब इसके ऊपर से हाईवे का ब्रिज जाना है, नेशनल हाईवे का। तो अब इनके ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और जो एनएचएआई है,
या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, तो इन दोनों के बीच अगर अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं होगा, इनके अधिकारियों के बीच अच्छे से कहना चाहिए कि कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, तो होगा क्या कि ये प्रोजेक्ट भी रुका रह जाएगा, और उसके बाद इसके ये जो मतलब ये हरी झंडी जब तक नहीं देगा तब तक वो NHAI का प्रोजेक्ट रुका रह जाएगा। इससे क्या होगा, रोड डेवलपमेंट नहीं होगी, जो सड़क पीछे बन चुकी है वो और ख़राब होती जाएगी। तो ये PM गति शक्ति में ये अच्छी चीज़ हुई कि एक कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश किया गया ताकि सारे मंत्रालय जो हैं एक कंसोलिडेटेड वे में काम करें। इसके बाद प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 12 लाख करोड़ प्लस का सरकारी निवेश है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गति जो है ये क्या कर रही है, अच्छी स्ट्रेंथ है विकसित भारत की। इसके अलावा मानव पूंजी व सुशासन, तो आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि 6वीं क्लास के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग पे काम कराया जा रहा है, AI पे, मतलब जो मल्टी लिंग्विस्टिक चीज़ है उस पर काम कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे आपको 10वीं के बाद सब्जेक्ट लेना है तो आप का एक सब्जेक्ट अच्छा, मान लीजिए आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है पर आपको इकोनॉमिक्स भी अच्छी लगती है, लेकिन आपको फिजिक्स भी अच्छी लगती है, तो आप इन तीनों को कंबाइन ले सकते हैं। फिर देखेंगे महिला नेतृत्व विकास, G20 में वैश्विक साख, तो ऐसे ही भारत जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना उदय कर रहा है, ताकि जैसे G20 की समिट हुई जब भारत में, तो उससे भारत को बहुत सारे एडवांसमेंट मिले आगे आगे चल करके। तो ये 6 बड़ी जो चीज़ें हैं ये भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये 6 तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने ऐसे में इन स्ट्रेंथ्स को तो शामिल करना ही करना है। इसके बाद अगर ये स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेसेस भी होंगी, है ना, तो कुछ चुनौतियां होंगी विकास के रास्ते में। तो क्या चुनौतियां होंगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मेंस है, अब आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप 24 घंटे ही पढ़ते होंगे, तो कभी कभी आपको नींद आ जाती होगी, कभी कभी कोई दोस्त आ जाता होगा, कभी कभी पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे ही देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं, तो जिसमें सबसे पहली चुनौती क्या है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में है। मिडिल इनकम ट्रैप में होने का सिर्फ इतना सा मतलब ये होता है कि जो देश की GDP ग्रोथ है या जो देश की GDP है वो ऐसी हो जाती है कि जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है देश में। मतलब हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और उसको खाने पीने वाले भी बढ़ रहे हैं, कंज्यूम करने वाले भी हैं, लेकिन GDP एक ही जगह पर बनी हुई है। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप जो हो जाता है, इससे क्या होता है, GDP ग्रोथ रेट रुक जाती है, और वो ग्रोथ रेट जब रुक जाती है तो उससे GDP जो बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाती है। तो मिडिल इनकम ट्रैप में होने से प्रति व्यक्ति आय पर पहुंचकर विकास दर के थमने का खतरा होता है। कई एशियाई अर्थव्यवस्था इस जाल में फंसी हैं और भारत को इससे सतर्क रहना होगा। दूसरा, निम्न श्रम भागीदारी। अब ये निम्न श्रम भागीदारी, तो भाई 50% के आसपास वुमेन्स हैं इंडिया में। अब इन 50% में से कितने काम करते हैं ये भी आपको अपने आसपास दिखता होगा। तो हमें क्या करना है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इसको बढ़ाना है, क्योंकि सोचिए अगर देश का 50% जो महिला वर्ग है, अगर उस महिला वर्ग 50% में से 50% भी काम करने लग गया तो GDP ग्रोथ रेट अपने आप बढ़ जाएगी। काम तो अभी भी करते हैं, लेकिन वो काम ऐसे हैं कि GDP में उनको मापा नहीं जा सकता। इसके अलावा आप देखिए, तीसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। आप देखिए 45% कार्बन जो है कृषि में संलग्न है, कि अगर 100 रुपए के आसपास GDP में आ रहा है तो इस 100 रुपए में से 18 रुपए एग्रीकल्चर से आ रहा है, लेकिन ये 18 रुपए लाने के लिए 45% लोग लगे हुए हैं। मतलब 100 लोगों में से 45 लोग कमाने में लगे हुए हैं, और 45 लोग मिल करके कितना रुपए कमा रहे हैं, 18 रुपए कमा रहे हैं। तो हमें इसको क्या करना है, इस डिपेंडेंसी को कम करना है। और इसको कम करके कैसे कम किया जा सकता है, जब हम क्या करेंगे कि इसको इसको रिड्यूस करेंगे, इस 45% को रिड्यूस करके 4 से 5% में लेकर के आएंगे और इसको बढ़ा देंगे। वो तब होगा जब हम उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएंगे, वो तब होगा। इसके बाद आप देखिए जनसांख्यिकी बदलाव। तो आज जो युवा है वो 10 साल बाद भी तो युवा नहीं रहेगा, 20 साल बाद भी तो युवा नहीं रहेगा। जो उसकी काम करने की प्रोफेशियंसी है वो आज 25 साल की उम्र में जो है वो 45 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में उतनी नहीं रहेगी। तो जो आज कहना चाहिए कि उत्पादक है या जो आज प्रोड्यूसर बन सकता है, कल को सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि आज सरकार उसको पेंशन देने की नौबत आ जाए और उसके दबाव में ही सरकार क्या हो जाए, जो उसको ग्रोथ करनी थी वो नहीं कर पाए। तो जनसांख्यिकी बदलाव, तो आज जो युवा हैं कल वो वृद्ध भी होंगे, तो ये भी ध्यान देना है कि इससे पहले कि वो वृद्ध हो जाएं उनका इस्तेमाल हो जाए, उस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल होकर के विकसित भारत में काम आ सके। इसके बाद आप देखेंगे कि भू राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं कुछ। तो आप देखिए जैसे कि अभी
इसराइल, ईरान, इसराइल और आपका जो मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज हैं, इसके अलावा यूएस और ईरान, ये सब टसल चलते रहते हैं। इससे हमको नुकसान सिर्फ इतना है कि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में नुकसान ये है कि हमारा सारा का सारा ट्रेड जो एनर्जी का होता है वो कहाँ से होता है, वेस्ट एशिया से होता है, मिडिल ईस्ट से होता है। उसकी वजह से ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाता है, और ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है तो डिमांड सप्लाई का खेल हो जाता है। डिमांड तो बढ़ी रहती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई जैसे ही कम होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन शुरू होता है, और हमको वो चीज़ देश में, सरकार को वही चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाता है। इस प्रकार से ये जो भू राजनीतिक अनिश्चितता है वो क्या करती है, जो हमारे पास जो रिजर्व होना था, कौन सा रिजर्व, जो डॉलर रिजर्व हो रहा है आरबीआई के पास, वो सब घटता जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है विकास के रास्ते में। इसके बाद अगर हम चैलेंजेस देख लिए हैं तो कुछ सुझाव भी देना होगा कि ये क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि उससे सरकार जो है विकसित भारत 2047 को अच्छे से बना सके। तो इसमें पहला आप देखेंगे कि जो जो चुनौतियां थी उन्हें सबको ठीक करना है, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो आप देखिए जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको हमको जीडीपी का 25% तक लेके जाना है, जो कि अभी बहुत कम है। तो हमें एग्रीकल्चर वाले को, जैसे इसमें दिया है, एग्रीकल्चर को डिजिटल एग्रीकल्चर बनाना है। फिर उसके बाद ई नैम लेके आना है, एग्रो प्रोसेसिंग के जरिए किसानों की आय क्या करनी, बढ़ानी है। तो जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग है, कोई 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, अब उस 20 रुपए किलो आलू को अगर किसान बेचने जा रहा है मार्केट में, उसको कम प्राइस मिलेगा। लेकिन अगर उसी को प्रोसेसिंग करके चिप्स बना देगा तो उसको 20 रुपए का 200 रुपये, 300 रुपये मिल जाएगा। तो जो 1 किलो की चीज़ 20 रुपये, 30 रुपये में उसकी बिक रही थी, वही उसकी चीज़ जो है 300 रुपये, 400 रुपये में बिक रही है। तो यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग से ये फायदा हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या देखना है, तीसरा चीज़ ये है कि हमें सुशासन और पारदर्शिता लानी है। देखिए अगर करप्शन नहीं होगा तो उससे बहुत सारे काम जो है लोगों के बनेंगे। दूसरा, करप्शन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो एक स्कीम होती है जिसका लाभ पहुंचने से उसको, जिस तक लाभ पहुंचना उसको फायदा हो जाएगा, तो उसको जो फायदा होगा उससे वो आगे उसका फायदा पहुंचाएगा। तो सुशासन होगा, पारदर्शिता होगी, तो उससे भी क्या होगा कि विकसित भारत में मदद मिलेगी। जैसे जैम ट्रिनिटी है, जन धन, आधार, मोबाइल, ठीक है। फिर डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे लाडली बहनों को पैसा भेजना है तो 1250 या 1500 रुपये सीधे उनके खाते में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ई गवर्नेंस जो है, तो आपको हर काम के लिए, जैसे आप आईआरसीटीसी में रिजर्वेशन कर रहे हैं तो आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, आप घर से मोबाइल में बैठ के कर लिए। या आपको जैसे कि कोई बस या ट्रेन हो गई, इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि मान लीजिए कचरा, आपके मोहल्ले में कचरा उठाने नहीं आया, तो आप जो उस, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उसका ऐप होगा, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है तो सिंगल विंडो जो स्कीम्स होती हैं वो सब इसमें काम आती हैं। इसके अलावा होगा क्या कि भ्रष्टाचार मुक्त और जब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वाली चीज़ें होंगी तो इससे विकसित भारत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। फिर चौथी चीज़ क्या है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण। तो वही, हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से प्रमोट करना है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जो है युवाओं को क्या करना है, कौशल प्रदान करना है। उससे क्या होगा, जैसे लेट सपोज कोई व्यक्ति है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो आर्टिस्ट अच्छा है, कि वो पेंटिंग अच्छी बना लेता है, तो उसको उस चीज़ में प्रमोशन करना चाहिए, उस चीज़ में उसको प्रमोट करना होगा। या इसके अलावा जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब कोर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी को इलेक्ट्रीशियन या सोलर टेक्नोलॉजी, इन सब से होता है, तो उस फील्ड में अगर जब वो जाएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत, जब जो स्किल डेवलप होगी उससे वो दूसरों को भी जॉब दे पाएगा और खुद भी रोजगार पाएगा। इसके अलावा पांचवी चीज हमारी क्या है, अनुसंधान और निजी निवेश। आज हम देखेंगे कि इंडिया 0.6% जो है जीडीपी का खर्च करता है किस पे, आर एंड डी पे। जो इजराइल, यूएस, ये लोग 4%, 3% के आसपास करते हैं। तो हमें क्या करना है कि आर एंड डी में निवेश करना है, ताकि न्यायिक, ताकि इससे क्या हो, आर एंड डी में निवेश करेंगे तो इससे क्या होगा, इनोवेशंस आएंगे। हमारे देश का खुद का एआई होगा, हमारे देश का खुद का, जैसे कुकू है उसकी जगह, किसकी जगह कू है आपका, एक्स की जगह, ट्विटर की जगह। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ बनेगी, फेसबुक जैसे कुछ ऐप हमारे यहाँ बनेंगे, एआई टूल्स बनेंगे हमारे यहाँ। इसके अलावा सोशल मीडिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब जनरेट होंगी। तो आप देखेंगे कि आर एंड डी पर निवेश करने से ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है, तो न्यायिक और श्रम सुधार। तो सरकार ने जैसे क्या 2020 में लेबर रिफॉर्म लाए, लेबर लॉज पे रिफॉर्म के लिए जो एक्ट लाए थे,
तो उसको सरकार ने सबको कोडिफाई कर दिया है। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो क्या होता था कि कोई कंपनी है, वो कंपनी को एग्जिट लेना है तो एग्जिट नहीं ले पा रही है, ओपन तो कर ली पर एग्जिट होने का रूल नहीं है। इसके अलावा जैसे कोई लेबर है, तो उसको अगर अपनी कोई सुनवाई करानी है, उसको किसी चीज़ पे इशू है, तो वो कहाँ सॉल्व हो, तो उन चीज़ों को लेकर के सरकार ने बहुत अच्छे से एक लॉ बना दिया जिसमें कोडिफाई हो गई सारी चीज़ें। इसके अलावा महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि करना है और नवाचार ही जो है भविष्य की कुंजी है। तो ये 5 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? पहली चीज़ है आपका औद्योगिक और इंफ्रा विकास। तो जो इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर हैं, उसमें पहला सेक्टर ये आप देखिए, कृषि में सुधार ये करना है। दूसरा सेक्टर औद्योगिक और इंफ्रा विकास करना है। फिर उसके बाद आप देखिए सुशासन और पारदर्शिता लानी है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण करना है, और R&D और क्या करना है, निजी निवेश बढ़ाना है। ये सब चीज़ें आपको करनी है और ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब इन सब के बाद हम आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष क्या होना चाहिए हमारा, आप एक बार इसको देख लीजिए। तो निष्कर्ष ये बोलता है कि जैसे 1920 का दशक भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम का दशक था, तो 2020 का दशक भारत के विकास संग्राम का दशक होगा। आपको ये इंट्रो जैसा लग सकता है पर ये इंट्रो जैसा नहीं है, वो रिलेट होगा उससे, और तभी जाकर के हमारा ऐसे बहुत अच्छा बनेगा। उस समय हमारे पूर्वजों ने असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो के माध्यम से विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ी। आज हमारी पीढ़ी को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, असमानता, भ्रष्टाचार, तकनीकी निर्भरता जैसी चुनौतियों से भारत को मुक्त कर विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना है। इस जिस प्रकार स्वतंत्रता किसी एक नेता या सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सामूहिक प्रयास, त्याग और सहभागिता से प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि सबका प्रयास, नवाचार, सुशासन, जन भागीदारी से ही साकार होगा। यदि 1947 स्वतंत्र भारत का उदय था, तो 2047 विकसित भारत के स्वर्णिम युग का प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से आपका इंट्रो कंक्लूजन से आकर के मिक्स हो जाएगा और एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आपका ऐसे जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक बात करी है वो कुल जमा ये है कि हमें विकसित भारत 2047 का ऐसे कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इंट्रो स्टार्ट करें 1920 के दशक से, और कंक्लूजन में भी वहीं आके ख़त्म होगा। इसके अलावा बीच में 5P जो मैंने आपको मॉडल बताया नीति आयोग का, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखनी है, 10% के आसपास हर साल GDP ग्रोथ रेट रखनी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमें पर कैपिटा इनकम $18,000 करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल करनी है, और हमने ये भी देखा कि 100% साक्षरता करनी है। साथ ही साथ में इसके अलावा हमने ये देखा कि कुछ बाधाएं हैं, उनको दूर करनी है। उसके अलावा उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास बताए हैं वो करना है। इसके अलावा फिर हमने देखा लास्ट में निष्कर्ष। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इसको 2-3 बार देख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये सारी स्लाइड और इसका PDF पिनाका स्टडी सर्कल के YouTube चैनल पे चल जाएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।